मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिर आज QRP अर्थात क्विक रिवीजन प्रोग्राम के तहत बातचीत करते हैं। राजा राम मोहन राय पर विचार विमर्श करते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर बातचीत करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके कार्य पर और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं, खास करके एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाओं और अन्य संस्थाओं पर विचार विमर्श किए थे। आज हम लोग उनके विचार पर विचार विमर्श करेंगे। किसी भी व्यक्ति की महानता में उनके कार्य और उनके विचार की बराबर भूमिका होती है। विशेष करके विचार कार्य की तुलना में ज़्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण होता है। तो अब उनके अगर विचार की बात करें तो राजनीतिक मुद्दे पर राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनको कुछ बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला है कि राजा राम मोहन राय जन आंदोलन, गणतंत्र और लोकतंत्र के पक्षधर थे। उन्होंने उस युग में, जिस युग में भारत गुलाम था, लगभग आज से 200 साल पहले उन्होंने जन आंदोलन, गणतंत्र और लोकतंत्र की बात की, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में और पूरे भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से ग्रहण किया गया है। इसका प्रमाण यह है कि जब 1821 ईस्वी में नेपल्स में क्रांति हुई थी और उसे कुचल दिया गया था तो राजा राम मोहन राय ने दुख प्रकट किया था, शोक मनाया था। और फिर जब 1827 ईस्वी में स्पेन की क्रांति को सफलता मिली थी तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया था और आनंद मनाया था। यहाँ पर एक उत्सव की व्यवस्था की गई थी और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय गणतंत्र, लोकतंत्र और जन आंदोलन के पक्षधर थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के पक्षधर थे। सत्ता पक्ष की निरंकुशता को कम करने के लिए पश्चिम में मॉन्टेस्क्यू और अन्य फिलोसफरों ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने की कोशिश की गई। इससे सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों का विकास हुआ। राजा राम मोहन राय ने उसी समय इस बात को भारत में स्थापित करने की बात कही थी और इस तरह के विचार रखे थे। और भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 50 में रखा गया है, जो नीति निर्देशक तत्व का भाग है और उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को स्थान दिया गया, जिसको आज से लगभग 200 साल पहले राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के सामने में रखा था। ज्यूरी पद्धति के वो समर्थक थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका के क्षेत्र में बड़े बेंच बैठाए जाते हैं, जिसमें कई न्यायाधीश मिलकर के मुद्दों पर, मुकदमों पर विचार विमर्श करते हैं। उसका समर्थन उन्होंने उसी समय किया था। लेकिन जब 1826 ईस्वी में एक ज्यूरी एक्ट लाया गया तो उसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। विरोध का मूल कारण यह था कि उस ज्यूरी में भारतीय लोगों को, जैसे भारतीय, हिंदू, मुस्लिम को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो भारतीय जजों के कमी या नहीं होने के कारण उन्होंने 1826 में ज्यूरी एक्ट का विरोध किया, अधिनियम का विरोध किया था। वैसे वे ज्यूरी पद्धति के समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय इस तरह से न्यायपालिका में कई जजों के माध्यम से निर्णय हो सके, इसके पक्षधर थे। उच्च पदों के भारतीयकरण के वो पक्षधर थे। और आप देखें तो इनकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के बाद यहाँ पर हम देखते हैं सिविल सर्विसेज आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से, जिसमें SN बनर्जी प्रमुख व्यक्ति थे। और उसकी बात उन्होंने उनसे 50 वर्ष पहले ही कर दिया था कि जो उच्च पद हैं उसका भारतीयकरण किया जाए। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं दूसरी तरफ किसानों के शोषण के वो विरोधी थे, लेकिन जमींदारी बंदोबस्त के वो समर्थक थे। राजा राम मोहन राय तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को बहुत हद तक समझ लिया था। वे जानते थे कि जमींदारी बंदोबस्त में जो किसानों का शोषण हो रहा है उसमें कुछ अंश
भारतीय जमींदारों को भी मिल रहा है और इसका लाभ प्रकारांतर से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रही है। किंतु जो अन्य उनकी व्यवस्था था, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जैसे महलवाड़ी बंदोबस्त, उसके शोषण का सभी पूर्ण अंश अंग्रेजों के पास चला जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को उस रूप में प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो राजा राम मोहन राय अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त का समर्थन किया, लेकिन किसानों के शोषण के वो विरोधी थे और हमेशा इस बात को रखा कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस के समय में हुआ था 1793 ईस्वी में, और इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले भाग में लागू किया गया और अंग्रेजों ने केवल 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अब राजा राम मोहन राय के हम शिक्षा संबंधी विचार की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। आधुनिक शिक्षा के वो पक्षधर थे और फारसी को, जो उस समय राजभाषा के रूप में चली आ रही थी, उस फारसी का उन्होंने विरोध करके अंग्रेजी का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए, आधुनिक शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया जाए, क्योंकि उनका विचार था कि आधुनिक विचार का वहन फारसी नहीं कर पाएगी, अतः अंग्रेजी माध्यम से ही चीज़ों को रखा जाए। वस्तुतः राजा राम मोहन राय के दिमाग में यह बात चल रही थी कि आधुनिक पश्चिम का जो उदय हुआ, जो लगभग 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक होता रहा, और वहाँ जो ज्ञान विज्ञान, खास करके राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध हुए, जो खोज हुए, जो अन्वेषण हुए, उन अन्वेषण से जो कुछ प्राप्त हुआ है उनको भारतीय समाज तक लाने का एक ही तरीका है आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना, और इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और कई महाविद्यालय, जैसे हिंदू कॉलेज का पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है, वेदांत कॉलेज, इस तरह के बहुत सारे इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना की और उन विद्यालयों के, महाविद्यालयों के माध्यम से उन्होंने डिडरो को, रूसो को, वाल्थियर को, मांटेस्क्यू को, हॉक्स, लॉब्स, जितने फिलोसफर रहे, जैसे केपलर को, जैसे न्यूटन को, इन सारी चीज़ों, सारे फिलोसफरों को, उनके ज्ञान विज्ञान को पढ़ने के लिए उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजी भाषा ही ज़्यादा बेहतर होगा फारसी की तुलना में। इसीलिए उन्होंने फारसी का विरोध और अंग्रेजी का, आधुनिक शिक्षा का या हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। दूसरी बात, विज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा के विकास के लिए काफी कुछ कार्य किया। चूंकि राजा राम मोहन राय बंगाली थे और स्थानीय स्तर पर जो उनका एक ऋण था, उस ऋण को उतारने के लिए उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की, बंगला गद्य के विकास में अपना योगदान दिया, वेद का बंगाली भाषा में अनुवाद किया और इसके अतिरिक्त 5 उपनिषदों का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। दूसरी बात कि राजा राम मोहन राय बिल्कुल स्पष्ट थे कि भारत का कल्याण या उत्थान तभी हो पाएगा जब स्त्री को शिक्षित किया जाएगा। तो स्त्री शिक्षा पर राजा राम मोहन राय बहुत बल देते थे। अगर देखें उनका सामाजिक संदर्भ में उनकी बात, तो उन्होंने कई चीज़ों का समर्थन किया। जैसे सबसे पहला, स्त्री शिक्षा। राजा राम मोहन राय की स्पष्ट मान्यता थे, उन्होंने जोर दे करके कहा कि अगर स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ या बेहतर करना है, उन्हें सशक्तिकृत करना है, सशक्तिकरण करना है उनका, तो 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहला, स्त्री को शिक्षित करना पड़ेगा और दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में उनके अधिकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार देना पड़ेगा। अगर स्त्रियों को आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ कर दिया जाए और उनको शिक्षित कर दिया जाए, स्त्रियों की बहुत हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, विधवा विवाह के वो समर्थक थे और उनका कहना था कि चूंकि उस समय बाल विवाह और विमेल विवाह होते थे, अतः पुरुष पहले ही चले जाते थे और स्त्रियां रह जाती थी विधवा के रूप में, तो विधवाओं के विवाह की बात उन्होंने उठाया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधवा विवाह पर जो कानून बने, यद्यपि उनकी मृत्यु के बाद 1856 में बना था, जिसमें स्वतंत्र विद्यासागर की बड़ी भूमिका रही, लेकिन इस बात को बहुत प्रखरता के साथ सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने उठाया था। अगली बात हम देखते हैं कि मानवीय प्रतिष्ठा और मानवतावाद पर इन्होंने बल दिया। ये 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की एक बहुत बड़ी विशिष्टता थी।
मानव विवेक पर उन्होंने बल दिया, ये भी उनकी विशिष्टता रही। और तर्क शक्ति पर, वैज्ञानिक शिक्षा पर और पूर्व तथा पश्चिम के संश्लेषण के वो पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थे कि उनका कहना था कि चूंकि पश्चिम ने भारत को और विश्व के कई देशों को गुलाम बना लिया था, इसीलिए उनका मानना था कि पूर्व के जो ज्ञान और विज्ञान हैं कहीं न कहीं पिछड़ गया है, अतः पश्चिम को भी देखने और समझने की आवश्यकता है। जो ईसाई संस्कृति है, जो इस्लामिक संस्कृति है या जो यहूदियों की संस्कृति है, उनसे भी जो लेने योग्य और संग्रहण करने योग्य परंपरा या मान्यताएं या दर्शन है, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो पूर्व और पश्चिम के संश्लेषण के वो पक्षधर थे। वो अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु का कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने इन सारे तत्वों का समर्थन किया था। उन्होंने कई चीज़ों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में जानते होंगे आप लोग कि भारतीय समाज में सती प्रथा प्रारंभ से नहीं चली आ रही थी। इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो 510 के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। वह भानुगुप्त का अभिलेख है और उसमें लिखा हुआ है कि गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। तो 510 एडी, इससे पहले सती प्रथा के कोई प्रमाण भारतीय इतिहास में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। तो 510 एडी से ये प्रारंभ हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से यह चला आ रहा है और 1829 ईस्वी में 17वें रेगुलेशन के तहत बेंटिक के समय में इसे समाप्त किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही। और जब इसे समाप्त कर दिया गया तो एक लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन्होंने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश शासक को एक धन्यवाद ज्ञापन किया था कि आपने एक भारत पर बड़ा उपकार किया, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया। इसी तरह से वे बाल विवाह के विरोधी थे, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, बाल विवाह भी भारतीय समाज की प्रारंभिक अवस्था की विशिष्टता नहीं थी। बाल विवाह की शुरुआत भी मौर्योत्तर काल में हुआ और मनुस्मृति में बाल विवाह के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से बाल विवाह भी कालक्रम में प्रारंभ हुआ। प्रथम द्वितीय शताब्दी कनिष्क के समय में, कुषाणों के समय प्रारंभ हुआ था और इसके वो विरोधी थे। और बाल विवाह के संदर्भ में भी हमारे यहाँ ब्रह्म समाज के प्रभाव से ही 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ था, जिसमें केशव चंद्र सेन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पर विचार करने वाला, इसका विरोध करने वाला पहले पीढ़ी की जो नेता थे उसमें राजा राम मोहन राय थे। अगला हम देखते हैं बहुविवाह का उन्होंने विरोध किया। अंग्रेजों की सभी नीतियों का, अगर खास करके उनकी आर्थिक नीति को देखा जाए तो आर्थिक नीति में जितनी चीज़ें आती थी उन सभी का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। और वस्तुतः अंग्रेज भारत को गुलाम ही इसलिए बनाया था कि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक अधिशेष को इंग्लैंड के तरफ प्रवाहित किया जाए। इस बात को राजा राम मोहन राय भली भांति समझ गए थे और उन्होंने अंग्रेजों की व्यापारिक नीति या अन्य प्रकार की नीतियों का खुल करके विरोध किया। दूसरी बात, धार्मिक क्षेत्र में जो नाना प्रकार की समस्या थी, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने किया था, उसको दूर करने की कोशिश की थी। तो उसमें मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। पुरोहितवाद का, कि पुरोहित जो कहेंगे वही जो व्याख्या प्रस्तुत करेंगे उसी व्याख्या को माना जाए, इसका भी उन्होंने विरोध किया। क्योंकि पुरोहितवाद जो है वह एक प्रकार की पोगापंथी वाली बात होती है जो मानव विवेक का विरोध करता है। मानव विवेक के आधार पर तय होना चाहिए कि धर्म ग्रंथ में कौन सी बातें कही गई है। तो पुरोहितवाद के वो बहुत बड़े विरोधी थे, धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, धार्मिक आडंबर के विरोधी थे। तो धर्म के क्षेत्र में जितने बाह्याचार, जितने बिना मतलब की बातें थे, उस सब का उन्होंने विरोध किया और इसी के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। वैश्यावृत्ति के वो विरोधी थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वैश्यावृत्ति पर किसी अन्य वीडियो में हम लोग विस्तार से बोलेंगे। जातिवाद के भी वो विरोधी थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जातिवाद भी भारतीय समाज की प्राचीनतम विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जाति की कोई चर्चा नहीं है। महाजनपद काल में जाति शब्द आया है, जिसका अंग्रेजी में कास्ट शब्द
प्रयोग होता है। अस्पृश्यता के भी वो विरोधी थे, छुआछूत के प्रबल विरोधी थे और पुरुषों द्वारा स्त्रियों के शोषण के भी राजा राम मोहन राय विरोधी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय किस किस चीज का विरोध कर रहे थे, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, अंग्रेजों के व्यापारिक नीति, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, धार्मिक कट्टरता, आडंबर, वैश्यावृत्ति, जातिवाद, अस्पृश्यता, पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के शोषण का राजा राम मोहन राय बड़े स्तर पर तीखी आलोचना करते थे और विरोध करते थे। अब राजा राम मोहन राय के कुछ सहयोगियों के नाम से भी प्रश्न यूपीएससी में, बीपीएससी में और अन्य परीक्षाओं में आते हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे उनके जो सहयोगी थे उसमें द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार, चंद्रशेखर देव, ताराचंद्र चक्रवर्ती और डेविड हेयर। ये डेविड हेयर जो हैं वो भारत के नहीं थे, वो डच घड़ीसाज थे, अर्थात वे नीदरलैंड के थे। और अलेक्जेंडर डफ जो है वो स्कॉटलैंड का धर्म प्रचारक था। तो ये दो विदेशी भी उनके सहयोगी थे। तो ये उनके सहयोगी हुए जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अब राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे प्रगतिशील व्यक्तियों में से एक थे, क्योंकि जितनी सामाजिक बुराइयां थी उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया। अतः उस समय के कुछ परंपरागत नेता जो थे वो उनका विरोध कर रहे थे और इसी संदर्भ में उनके प्रगतिशील विचार का विरोध करने वाला एक पत्र था जिसका नाम था समाचार चंद्रिका और इसके संपादक थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। 1822 ईस्वी में इस पत्रिका में राजा राम मोहन राय के इन संदर्भों में जो उन्होंने विरोध किया था, इस संदर्भ में बड़े स्तर पर राजा राम मोहन राय के विचार को खंडित करने की कोशिश की गई। लेकिन राजा राम मोहन राय के जो आधुनिक और प्रगतिशील विचार थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, जिसका परिणाम हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों आज हम लोग राजा राम मोहन राय को समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं 1 से 2 मिनट में और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से किसी दूसरे विषय पर विचार विमर्श करेंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय पर तो सबसे प्रसिद्ध प्रश्न यही है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो उसमें गांधी जी के नाम रहेंगे, दयानंद सरस्वती के नाम रहेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम रहेंगे। आपको चिन्ह मारना है राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय, आपको चिन्ह मारना है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, आपको चिन्ह राजा राम मोहन राय मारना है। और अगर प्रश्न को देखें तो 1-2 प्रश्न मैं बोल देता हूं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ऑप्शन में है एकेश्वरवाद, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा है बहुदेववाद और चौथा है नास्तिकवाद। आपको एकेश्वरवाद चिन्ह लगाना है। दूसरा है राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया। अब ऑप्शन में है ए में बाल विवाह, बी में है सती प्रथा, सी में है पाश्चात्य शिक्षा और डी में है मूर्ति पूजा। तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। अभी हम लोग देखे हैं कि उनका इन्होंने समर्थन किया था। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है ब्रह्म समाज के विषय में सही है, मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार करना और अगला वेद त्रुटिहीन है। तो इसमें 2 ही सही है कि इसमें मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था और धार्मिक ग्रंथों में पुरोहितवाद का उन्होंने विरोध किया था कि उनकी व्याख्या अल्टीमेट नहीं होगी। और वेद त्रुटिहीन है ये राजा राम मोहन राय नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। बल्कि राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का जो सार तत्व है वह उपनिषद में है। वो वेद पर फोकस नहीं किए, वो उपनिषद पर फोकस किए, क्योंकि उपनिषद में ज्ञान और मानव विवेक पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो इस तरह से वेद त्रुटिहीन है ये दयानंद के संदर्भ में सही है, न कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे कहा जाता है, पहले ही मैंने बता दिया राजा राम मोहन राय को। अगला है राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथीस्ट में एकेश्वरवाद पर बल दिया एवं बहुदेववाद की आलोचना की। और दूसरा है इसमें द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को अलग किया। ये दोनों कथन सही है।
दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। अगर सही वाली बात आएगी तो दोनों सही है और दोनों अलग अलग बातें कही गई है। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक शिक्षा और उसमें जो चमत्कारिक कथा है उसको राजा राम मोहन राय ने अलग किया और चमत्कार से जुड़ी हुई कथाओं की उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। द गिफ्ट टू मोनोथीस्ट की भाषा क्या है? तो फारसी में लिखी गई है, कल हम लोग चर्चा कर लिए थे। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को युग पुरुष किसने कहा था? गांधी जी, नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। उत्तर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला है उनका विचार, उनका मानना था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में मिलता है। ये कथन ए है, सही कथन है। दूसरा है राजा राम मोहन राय अतीत एवं भविष्य के मध्य के सेतु थे। यह भी कथन सही है। अगला कथन है उन्होंने वेद एवं 5 उपनिषदों का बंगला में अनुवाद किया ताकि लोग समझ सके कि उनका आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। यह भी कथन सही है। अर्थात राजा राम मोहन राय से संबंधित ये तीनों कथन सही हैं। ये क्वेश्चन आपको CDS में पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए, एक क्वेश्चन NDA का है, एक CDS का है, एक UPPCS का है, एक IS का है और इसी तरह से सारे क्वेश्चन भिन्न भिन्न जगहों पर पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ रखा। प्रश्न की अलग से एक श्रृंखला चलेगी जो मोटे तौर पर जनवरी में प्रारंभ होगा, जो संडे के संडे रखे जाएंगे और अलग से 25-30 प्रश्न करके होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।